समंदर की लहरें उस दिन सिर्फ पानी नहीं उछाल रही थीं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के बीच छिपे तनाव की कहानी भी बयान कर रही थी। गोलियों की आवाज, अचानक बदला माहौल और बीच समुद्र में फंसे भारतीय जहाज, यह सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐसा पल था जिसने पूरे क्षेत्र की रणनीतिक तस्वीर बदल दी। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत को तुरंत एक बड़ा फैसला लेना पड़ा, और कैसे इस एक कदम ने हालात को पूरी तरह पलट कर रख दिया। दोस्तों, समंदर के बीचों बीच जब हालात अचानक बिगड़ने लगे और भारतीय जहाजों के आसपास तनाव बढ़ गया, तब इंडियन नेवी को एक बड़ा फैसला लेना पड़ा। आखिर ऐसी कौन सी चेतावनी जारी की गई कि भारत को तुरंत अपने 6 युद्धपोत रवाना करने पड़े? क्या वाकई यह सिर्फ एक गलतफहमी थी, या इसके पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा था? और कैसे इस एक कदम के बाद ईरान का पूरा रुख ही बदल गया? और दूसरी अपडेट, चीन के एक जनरल ने भारत को खुलेआम धमकी दी है, भारत हमारे दुश्मनों को हथियार देना बंद करें, वरना गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। तो आखिर वो कौन सा हथियार है जिससे चीनी सेना इतनी घबरा गई कि उन्हें भारत को धमकाना पड़ रहा है? चलिए पहले अपडेट से शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, सोचिए, समंदर के बीचों बीच आपका जहाज हो और अचानक गोलियों की आवाज आने लगे। पिछले कुछ घंटों में ईरान के पास भारत के जहाजों के साथ जो हुआ, उसने सबकी सांसें अटका दी थी। लेकिन अब राहत की खबर यह है कि तस्वीर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है। ईरान ने भारत को अपनी सफाई दे दी है और हमारी इंडियन नेवी ने भी एक बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है। इस कहानी की शुरुआत होती है स्टेट ऑफ हॉर्मोज से। जैसे ही ईरान के विदेश मंत्रालय अब्बास राज जी ने इस समुद्री रास्ते को खोला, भारत ने तुरंत अपने 24 जहाजों की एक लिस्ट ईरान की सेना को सौंप दी। तय यह हुआ था कि यह जहाज यहां से गुजरेंगे। सफर शुरू हुआ और इनमें से 10 जहाज तो आराम से इस रास्ते को पार कर गए। उस दिन सही सलामत निकलने वाला हमारा आखिरी जहाज था। देश गरिमा रॉयटर्स की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त कम से कम 14 भारतीय जहाज समंदर के बीचों बीच फंसे हैं और स्टेट ऑफ हॉर्मोज पार करने के लिए क्लियरेंस का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन तभी कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। अमेरिका और ईरान के बीच अचानक तनातनी बढ़ जाती है। खासकर ट्रंप के कुछ बयानों के बाद गुस्से में आकर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को तुरंत ब्लॉक कर देता है। पर भारत के कुछ जहाज तो अभी भी उसी रास्ते पर थे। तभी अचानक ईरानियन बोट्स वहां आती हैं और वार्निंग शॉट्स फायरिंग शुरू कर देती हैं। अब सवाल यह था कि जब अनुमति मिल चुकी थी तो गोलियां क्यों चली? आज ईरान ने खुद इसका जवाब दिया है। ईरान का कहना है कि यह कोई जानबूझकर किया गया हमला नहीं था, बल्कि कम्युनिकेशन चैनल में हुई एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी। दरअसल ईरान को लगा कि यह जहाज शायद अमेरिका या इजराइल के हो सकते हैं। लेकिन हमारे भारतीय कैप्टन की बहादुरी देखिए। उस गहमा-गहमी के बीच कैप्टन ने ऑडियो संदेश में पलटकर पूछा, जब आपने ही हमें अनुमति दी है तो हम पर फायरिंग क्यों कर रहे हो? इसके बाद समझदारी दिखाते हुए भारत का जहाज वापस मुड़ गया। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि इस घटना में हमारे किसी भी जहाज या क्रू मेंबर को खरोच तक नहीं आई है। अब 21 में से 8 जहाज तो निकल गए, पर बाकी 13 जहाजों का क्या? इसके लिए हमारी इंडियन नेवी ने एक सख्त चेतावनी जारी की है। आप स्क्रीन पर यह आर्टिकल और मैप देख सकते हैं। नेवी ने कहा है कि भारतीय जहाज लारक आइलैंड और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से बिल्कुल दूर रहे। लारक आइलैंड ईरान के बहुत करीब है और वहां समुद्री खदानें यानी माइंस हो सकती हैं। इसीलिए जहाज अक्सर वहां से निकलते हैं। लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए नेवी ने कहा है कि जब तक क्लियरेंस ना मिले वहीं रुके रहें। सही समय आने पर इंडियन नेवी खुद वहां पहुंचेगी। अभी आप स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं, वह स्टेट ऑफ हॉर्मोज के पास फंसे जहाजों की भीड़ है। आपको बता दें कि ईरान ने सिर्फ भारत को टारगेट नहीं किया है, बल्कि कुल 21 अलग अलग देशों के जहाजों को वहां से लौटाया है। अच्छी खबर यह है कि डिप्लोमेटिक बातचीत से हमारा मसला सुलझ गया है। अब ईरान बचे हुए 14 भारतीय जहाजों को धीरे धीरे वहां से निकलने देगा और हमारी नेवी उन्हें एस्कॉर्ट सुरक्षा देते हुए सुरक्षित भारत वापस ले आएगी। यह पूरा इलाका कितना संवेदनशील है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लारक आइलैंड के पास ईरान की सेना IRGC की मौजूदगी सबसे ज्यादा है और यहीं पर फायरिंग की घटना हुई। ब्रिटिश एजेंसी के मुताबिक इसी इलाके में ईरान की गनबोट्स ने कम से कम 3 जहाजों पर चेतावनी भरे फायर किए, जिनमें एक भारतीय जहाज भी शामिल था। इसी दौरान एक तीसरे कमर्शियल जहाज पर किसी अज्ञात प्रोजेक्टाइल के टकराने की खबर से पूरे कॉरिडोर में डर का माहौल बन गया। इस घटना के बाद भारत सरकार ने तुरंत ईरान के सामने अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया और स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जहाजों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस पर ईरान ने सफाई देते हुए कहा कि यह सिर्फ गलतफहमी थी
उनका इरादा भारत को निशाना बनाने का नहीं था, बल्कि वे सिर्फ अमेरिकी नाकाबंदी के खिलाफ अपनी नीति लागू कर रहे थे। इस पूरे ड्रामे में करीब 2 दर्जन से ज्यादा जहाज प्रभावित हुए हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए इंडियन नेवी पूरी तरह से एक्शन में आ गई है। नेवी ने अपने साथ बड़े युद्धपोत, गाइडेड मिसाइल, डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट्स इस इलाके में तैनात कर दिए हैं, ताकि भारतीय जहाजों के लिए एक अभेद सिक्योरिटी ग्रिड बनाया जा सके। नेवी फिलहाल उन 14 भारतीय जहाजों के लगातार संपर्क में है जो क्लियरेंस का इंतजार कर रहे हैं, ताकि उन्हें सुरक्षित भारत वापस लाया जा सके। IRGC सेना ने खुलेआम चेतावनी दी है कि जब तक अमेरिका अपनी नाकाबंदी नहीं हटाता, जो भी जहाज आगे बढ़ेगा उसे दुश्मन माना जाएगा। इसी गलतफहमी और तनाव के बीच चेतावनी भरे फायर किए जा रहे हैं। बात सिर्फ धमकियों तक नहीं रही। 19 अप्रैल को ओमान की खाड़ी में असली एक्शन देखने को मिला। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के युद्धपोत USS स्प्रूस ने ईरानी जहाज टोस्का को बीच समंदर रोक लिया। करीब 6 घंटे तक चेतावनी देने के बाद भी जब टोस्का नहीं रुका, तो अमेरिकी सेना ने अपने 5 इंच MK-45 गन से टोस्का के इंजन रूम पर सीधी फायरिंग कर दी, ऐसा रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है। जहाज का पावर सिस्टम पूरी तरह तबाह हो गया। इसके बाद अमेरिकी मरीन ने जहाज पर धावा बोलकर उसे अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस में जो हुआ वो तो बस शुरुआत थी, क्योंकि कहते हैं ना, मुसीबत अकेले नहीं आती। इसी बीच एक और समुद्र साउथ चाइना सी में चीन ने भारत को सीधे धमकाया है, और इस बार गलतफहमी नहीं बल्कि साफ साफ चेतावनी है। दरअसल भारत हमारे दुश्मन देशों की मदद करना बंद करे, उन्हें हथियार देना बंद करें, वरना इसके गंभीर परिणाम भारत को ही भुगतने पड़ेंगे। दोस्तों, यह किसी फिल्म का डायलॉग नहीं, बल्कि चीन के एक टॉप जनरल वैंग युआन की भारत को दी गई एक खुली धमकी है। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर भारत ऐसा क्या करने जा रहा है जिससे रातों रात पूरी चीनी सेना के पसीने छूट गए हैं। आखिर इस धमकी के पीछे का असली माजरा क्या है? दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर चीन की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी पीपल्स डेली का एक आर्टिकल देख रहे हैं। जब चीन का सबसे बड़ा अखबार इस पर लेख छापने लगे, तो समझ जाइए कि बीजिंग को अपनी रक्षा रणनीति में एक बहुत बड़ा खतरा नजर आ रहा है। चीन का सीधा आरोप है कि भारत फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल और सुसाइड ड्रोन जैसे आधुनिक हथियार देकर जानबूझकर साउथ चाइना सी का माहौल बिगाड़ रहा है और उन्हें चीन के खिलाफ भड़का रहा है। इसके मुताबिक इस समय भारत और फिलीपींस के बीच स्काई कर बिहार के बाद बार-3 से दूसरी के 7 बार स्ट्राइकर यानी सुसाइड ड्रोन को लेकर एक बड़ी डील पर बातचीत चल रही है। अब आप पूछेंगे कि ये सुसाइड ड्रोन क्या बना है? देखिए, आज के समय में यह जंग का ब्रह्मास्त्र बन चुके हैं। चाहे यूक्रेन का युद्ध हो, आर्मेनिया का संघर्ष हो या फिर आज का ईरान तनाव, इन ड्रोन्स ने युद्ध का पूरा रुख पलट कर रख दिया है। ऐसा इसीलिए क्योंकि यह मिसाइलों के मुकाबले काफी सस्ते होते हैं, इन्हें ऑपरेट करना आसान होता है और ये अपने टारगेट को बिल्कुल अचूक तरीके से तबाह कर देते हैं। आपको याद होगा, ईरान ने इन्हीं ड्रोन्स का इस्तेमाल कर अमेरिकी बेसों को निशाना बनाया था और भारत ने भी अपने हर ड्रोन से दुश्मनों के छुड़ा दिए हैं। अब कहानी में एंट्री होती है फिलीपींस की। दरअसल फिलीपींस की सेना ने अपनी सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी है। उनका कहना है कि कल को अगर हमें चीन के किसी मिलिट्री बेस पर निशाना लगाना पड़ा तो हमारे पास ऐसा एक भी सुसाइड ड्रोन नहीं है। युद्ध में हम हर जगह भारी मिसाइलें खर्च नहीं कर सकते। अपनी सेना की इसी जरूरत को देखते हुए फिलीपींस सरकार ने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त यानी भारत की ओर हाथ बढ़ाया। लेकिन जैसे ही यह भनक चीन को लगी, ड्रैगन बौखला गया। चीनी सेना के जनरल वैंग युआन ने तुरंत सामने आकर आपत्ति जताई और कहा कि भारत सिर्फ हथियार नहीं बेच रहा, बल्कि हमारे खिलाफ फिलीपींस को भड़काने की कोशिश कर रहा है ताकि साउथ चाइना सी में तनाव बढ़े। भारत इन मामलों से दूर रहे तो अच्छा है, वरना अंजाम बुरे होंगे। अब देखिए दोस्तों, चीन की इस गीदड़ भभकी पर हमारा एक सीधा सा सवाल है। जब चीन खुद पाकिस्तान और वहां बैठे आतंकियों की खुलेआम मदद करता है, तब क्या उसे याद नहीं आता कि वह भारत के खिलाफ काम कर रहा है? अगर उनका अपने दोस्तों को बचाना सही है, तो हमारा अपने दोस्तों को मजबूत करना गलत कैसे? लेकिन सच कहें तो चीन का यह डर हवा हवाई नहीं है। चीन खुद बहुत अच्छे से जानता है कि यह लाइटिंग म्यूनेशन यानी हवा में मंडराकर सटीक हमला करने वाले ड्रोन कितनी तबाही मचा सकते हैं। वो खुद ताइवान जैसे मोर्चों के लिए चैन 900 और वो 43 जैसे सुसाइड ड्रोन भारी मात्रा में खरीद रहा है। अब जरा सोचिए, जब भारत जैसा ताकतवर देश चीन के समुद्री पड़ोसी फिलीपींस को वही खतरनाक हथियार देने लगे, तो बीजिंग का बौखलाना और धमकियों पर उतर आना तय है। साउथ चाइना सी में चीन की दादागिरी किसी से छिपी नहीं है। अगर हम पारंपरिक सैन्य ताकत की बात करें
तो चीन के 15 लाख सैनिक और 520 से ज्यादा जंगी जहाजों के सामने फिलीपींस कहीं नहीं टिकता। इसी भारी अंतर को पाटने के लिए फिलीपींस ने अपना सबसे बड़ा दांव चला है री होराइजन 3 प्रोग्राम। करीब 2 ट्रिलियन पैसों के साथ भारी भरकम बजट वाले इस महाप्रोजेक्ट का एक ही लक्ष्य है, अपनी द्वीपीय रक्षा प्रणाली को अभेद्य बनाना। इसके तहत पनडुब्बियां, फाइटर जेट्स और सबसे खास आधुनिक मिसाइल और ड्रोन सिस्टम खरीदे जा रहे हैं। फिलीपींस के रक्षा अधिकारी ऑगस्टो गैट ने एक बहुत पते की बात कही थी, हम चीन से सीधी जंग नहीं लड़ सकते, लेकिन अस्मित क्षमताएं हमें भारी बढ़त दिला सकती हैं। आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है कम खर्च वाले हथियारों से दुश्मन का बड़ा नुकसान करना। यह वही कट्टरपंथी संगठन है जिसने 18 अप्रैल को भारत के 2 व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाया था। जानकारों का कहना है कि यह प्रहार ईरान की विदेश नीति का हिस्सा नहीं था, बल्कि यह IRGC के उन कमांडरों की मनमानी थी जो भारत जैसे उभरते हुए देश को अपनी ताकत दिखाना चाहते थे। अब ईरान के भीतर कूटनीति की कोई जगह नहीं बची है, वहां केवल बंदूकों और मिसाइलों की भाषा बोली जा रही है। यही कारण है कि भारत ने अपनी रणनीति बदली और विक्रांत को रवाना किया, क्योंकि अब मुकाबला किसी सरकार से नहीं बल्कि एक बेलगाम सैन्य संगठन से है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही IRGC ने भारतीय जहाजों को वापस लौटने पर मजबूर किया, इस आग में अमेरिका ने भी घी डालने का काम कर दिया। इसी तनाव के बीच खबर आई है कि अमेरिकी नौसेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए एक ईरानी जहाज को अपने नियंत्रण में ले लिया है। अमेरिका का दावा है कि यह जहाज अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर रहा था, लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका अब इस मौके का फायदा उठाकर ईरान को पूरी तरह से अलग थलग करना चाहता है। अब होर्मुज़ एक ऐसा क्रूर क्षेत्र बन चुका है जहां एक तरफ अमेरिका की जिद है, दूसरी तरफ IRGC की मनमानी, और इन सब के बीच खड़ा है भारत का IAS विक्रांत। भारत के लिए यह स्थिति बहुत नाजुक है। हमें अपनी ऊर्जा सुरक्षा भी बचानी है, अपने जहाजों का रास्ता भी साफ करना है, और अमेरिका ईरान की इस दुश्मनी में खुद को ढाल बनकर खड़ा भी करना है। जब अमेरिका ने ईरानी जहाज को पकड़ा तो IRGC ने धमकी दी कि वे होर्मुज़ को पूरी तरह बंद कर देंगे। अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि वह किसी के दबाव में नहीं आएगा। विक्रांत के साथ भेजे गए 6 युद्धपोतों को साफ निर्देश दिए गए हैं, किसी पर पहले प्रहार नहीं करना। लेकिन अगर भारत के हितों की ओर एक भी गोली चली तो जवाब ऐतिहासिक होना चाहिए। ईरान के भीतर मची इस उथल पुथल ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। क्या IRGC के कमांडरों को यह अंदाजा है कि उन्होंने किस देश से पंगा लिया है? क्या उन्हें पता है कि विक्रांत की यह तैनाती केवल रक्षा के लिए नहीं, बल्कि उस अदृश्य सरकार को सबक सिखाने के लिए है जिसने भारत के स्वाभिमान को चुनौती दी है? दोस्तों, होर्मुज़ की लहरों पर जो आग लगी है उसका धुआं केवल ईरान तक सीमित नहीं है। इस पूरी घेराबंदी के पीछे एक ऐसा ट्रायंगल काम कर रहा है जिसे समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे ही IRGC ने भारतीय जहाजों को निशाना बनाया और विक्रांत ने होर्मुज़ में प्रवेश किया, इजराइल की ओर से एक बहुत बड़ा बयान सामने आया। इजराइल, जो पहले से ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उसकी सैन्य गतिविधियों पर नजर गड़ाए बैठा है, उसने भारत के इस कदम का दबे स्वर में समर्थन कर दिया है। सूत्रों की माने तो इजरायली खुफिया एजेंसियों ने भारत को वह गुप्त जानकारी साझा की थी जिससे यह साफ हो गया कि 18 अप्रैल का वह निशाना कोई हादसा नहीं बल्कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। इजराइल चाहता है कि भारत इस क्षेत्र में एक स्थायी सुरक्षा दीवार बने ताकि ईरान की मनमानी पर लगाम लग सके। लेकिन यहां भारत को बहुत संभल कर चलना है, क्योंकि इजराइल की नजदीकी हमें अरब देशों से दूर कर सकती है। भारत का पलटवार केवल सैन्य नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी कूटनीतिक संतुलन की कला है। लेकिन असली खतरा ईरान से नहीं बल्कि उस खिलाड़ी से है जो पर्दे के पीछे बैठकर यह सारा तमाशा देख रहा है, वो है चीन। चीन इस वक्त दोहरी चाल चल रहा है। एक तरफ वह ईरान को समर्थन देने का नाटक कर रहा है, तो दूसरी तरफ वह चाहता है कि भारत और ईरान के बीच तनाव इतना बढ़ जाए कि भारत को चाबहार पोर्ट से हाथ धोना पड़े। अगर भारत चाबहार से पीछे हटता है तो चीन के पास ग्वादर पोर्ट के जरिए पूरे क्षेत्र पर कब्जा करने का सुनहरा मौका होगा। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी इस समय भारत के उन 6 युद्धपोतों की हर एक हरकत को ट्रैक कर रही है। उन्हें डर है कि अगर भारत ने होर्मुज़ के मुहाने पर अपना बेस मजबूत कर लिया तो हिंद महासागर में चीन की स्ट्रिंग ऑफ पल्स वाली रणनीति कागजों पर ही रह जाएगी। विक्रांत की मौजूदगी ने न केवल ईरान के इरादों को पस्त किया है
बल्कि बीजिंग के उन रणनीतिकारों के भी पसीने छुड़ा दिए हैं जो समंदर को अपनी जागीर समझते थे। यही वह समय था जब प्रधानमंत्री मोदी ने एक सीक्रेट डायरेक्टिव जारी किया। सूत्रों के अनुसार भारतीय बेड़े को यह साफ कहा गया है कि हमारी प्राथमिकता व्यापारिक रास्तों को सुरक्षित करना है, किसी के विवाद का हिस्सा बनना नहीं। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि हम पीछे हटेंगे। भारत ने वहां एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक जैमर सक्रिय कर दिया है जिससे उस पूरे इलाके में किसी भी संदिग्ध मिसाइल या ड्रोन का कंट्रोल खत्म हो जाएगा। विक्रांत के डेक पर तैनात मिग-29 के अब केवल उड़ान नहीं भर रहे, बल्कि वे पूरे हॉर्मुज क्षेत्र का नया मैप तैयार कर रहे हैं। भारत का यह कड़ा रुख देखकर चीन अब कूटनीतिक रास्ते ढूंढ रहा है ताकि भारत को वहां से हटाया जा सके। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है, जब तक हमारे जहाजों की सुरक्षा की 100% गारंटी नहीं मिलती और 18 अप्रैल जैसी घटना का पूरा स्पष्टीकरण नहीं आता, विक्रांत की गर्जना होमज में सुनाई देती रहेगी। दोस्तों, हॉर्मुज की इन लहरों पर जो कुछ भी आज हो रहा है, वह केवल दो देशों के बीच का तनाव नहीं है। यह इस बात का प्रमाण है कि 2026 का भारत अब अपनी सुरक्षा के लिए किसी और के आश्वासन का इंतजार नहीं करता। 18 अप्रैल की उस घटना ने हमें एक सबक दिया कि शांति केवल बातों से नहीं, बल्कि शक्ति के संतुलन से आती है। आज जब विक्रांत के साथ हमारे 6 युद्धपोत उस संक रास्ते पर पहरा दे रहे हैं, तो यह दुनिया को संदेश है कि भारत के बढ़ते कदमों को रोकने की कोशिश अब बहुत महंगी पड़ेगी। ईरान की वह आंतरिक उथल-पुथल और IRGC की मनमानी ने भले ही एक अस्थायी संकट खड़ा किया हो, लेकिन भारत ने उसे एक अवसर में बदल दिया है। हमने दिखा दिया है कि हम अपनी ऊर्जा, सुरक्षा, अपने व्यापारिक हितों और सबसे बढ़कर अपने नागरिकों के स्वाभिमान की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यह न्यू इंडिया की वह धमक है जिससे आज दोस्त और दुश्मन दोनों वाकिफ हैं। अंत में सवाल यह नहीं है कि हॉर्मुज में क्या होगा, सवाल यह है कि क्या हम एक राष्ट्र के रूप में अपनी इस बढ़ती हुई शक्ति को संभालने के लिए तैयार हैं। भारत ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है। हम शांति चाहते हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर हम प्रगति चाहते हैं, लेकिन बिना किसी डर के। और जब तक विक्रांत और हमारी नौसेना के जांबाज वहां तैनात हैं, हर भारतीय गर्व से कह सकता है कि हमारे समंदर और हमारे सपने दोनों सुरक्षित हैं। दोस्तों, अब हालात उस मोड़ पर आ चुके हैं जहां हर अगला कदम केवल एक रणनीतिक चाल नहीं, बल्कि एक संभावित इतिहास बन सकता है। हॉर्मुज की वे संकरी लहरें जिन पर अब तक दुनिया की ऊर्जा सप्लाई निर्भर थी, आज वैश्विक ताकतों के टकराव का सबसे संवेदनशील केंद्र बन चुकी हैं। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारत जिस तरह से खड़ा है, वह केवल एक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक सोची समझी गहराई से तैयार की गई रणनीति का परिणाम है। IAS विक्रांत की तैनाती को अगर केवल एक सैन्य कदम समझा जाए तो यह बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि इसके पीछे एक बहुस्तरीय योजना काम कर रही है, जिसमें सैन्य शक्ति, कूटनीतिक संतुलन और आर्थिक सुरक्षा तीनों एक साथ जुड़ते हैं। भारत ने इस बार केवल अपनी ताकत दिखाने के लिए कदम नहीं उठाया है, बल्कि यह स्पष्ट संदेश दिया है कि अब वह किसी भी स्थिति में अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। विक्रांत के नेतृत्व में जो बैटल ग्रुप हॉर्मुज में सक्रिय हुआ है, वह आधुनिक नौसैनिक युद्ध का सबसे उन्नत उदाहरण है। यह केवल जहाजों का समूह नहीं, बल्कि एक चलता फिरता एकीकृत युद्ध तंत्र है, जिसमें हर प्लेटफॉर्म एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इस पूरे सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत इसकी रियल टाइम सूचना क्षमता है, यानी कि जैसे ही किसी भी दिशा में कोई संदिग्ध गतिविधि होती है, उसकी जानकारी तुरंत पूरे बेड़े में फैल जाती है और प्रतिक्रिया देने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस तरह का नेटवर्क केवल रक्षा के लिए नहीं, बल्कि किसी भी संभावित खतरे को शुरुआत में ही निष्क्रिय करने के लिए बनाया जाता है। यही कारण है कि ईरान की तरफ से अब तक कोई बड़ी सैन्य प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, क्योंकि उन्हें यह एहसास हो चुका है कि सामने जो ताकत खड़ी है, वह केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि हर स्तर पर तैयार है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी स्थिति का सबसे अहम पहलू यह है कि भारत ने अपनी रणनीति को पूरी तरह संतुलित रखा है। एक तरफ वह अपने जहाजों और व्यापारिक रास्तों की सुरक्षा के लिए पूरी ताकत लगा रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसने अब तक किसी भी प्रकार की आक्रामक कार्यवाही से खुद को दूर रखा है। यह दिखाता है कि भारत अब केवल शक्ति प्रदर्शन करने वाला देश नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति बन चुका है, जो हर कदम सोच समझकर उठाता है। यही संतुलन उसे बाकी देशों से अलग बनाता है, क्योंकि जहां कई शक्तियां जल्दबाजी में निर्णय लेकर हालात बिगाड़ देती हैं, वहीं भारत ने संयम और शक्ति का ऐसा मिश्रण दिखाया है जो बहुत कम देखने को मिलता है।
इस पूरे घटनाक्रम में एक और महत्वपूर्ण पहलू उभर कर सामने आता है और वह है वैश्विक प्रतिक्रिया। अमेरिका, चीन और मध्य पूर्व के कई देश इस स्थिति को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। हर देश की अपनी अपनी रणनीति है, लेकिन एक बात सभी के लिए स्पष्ट हो चुकी है कि भारत अब केवल एक दर्शक नहीं रहा। अमेरिका इस पूरे घटनाक्रम में सीधे हस्तक्षेप करने से बच रहा है, क्योंकि वह जानता है कि भारत की सक्रियता के बाद स्थिति और जटिल हो सकती है। वहीं चीन के लिए यह स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण बन गई है, क्योंकि लंबे समय से चल रही समुद्री रणनीतियां अब सीधे भारत की मौजूदगी से प्रभावित हो रही हैं। चीन की सबसे बड़ी चिंता यही है कि अगर भारत ने हॉर्मुज जैसे संवेदनशील क्षेत्र में अपनी स्थायी उपस्थिति बना ली, तो हिंद महासागर में उसका प्रभाव सीमित हो सकता है। ईरान के भीतर भी स्थिति सामान्य नहीं है। वहां की आंतरिक अस्थिरता और IRGC की बढ़ती पकड़ ने हालात को और जटिल बना दिया है। यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वहां निर्णय केवल राजनीतिक स्तर पर नहीं बल्कि सैन्य नेतृत्व के प्रभाव में लिए जा रहे हैं। यही वजह है कि कई फैसले अचानक और आक्रामक नजर आते हैं, लेकिन भारत ने इस स्थिति को समझते हुए अपनी रणनीति को उसी हिसाब से ढाला है। उसने सीधे टकराव से बचते हुए दबाव बनाने का रास्ता चुना है, जो कि लंबे समय में ज्यादा प्रभावी साबित होता है। दोस्तों, अगर इस पूरे घटनाक्रम को गहराई से देखा जाए तो यह केवल एक क्षेत्रीय विवाद नहीं बल्कि एक बड़े वैश्विक बदलाव का संकेत है। दुनिया अब एक नए संतुलन की ओर बढ़ रही है, एक जहां पारंपरिक शक्तियों के साथ साथ नए खिलाड़ी भी अपनी जगह बना रहे हैं। भारत इसी बदलाव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। उसकी हर चाल अब केवल उसके अपने हितों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उसका प्रभाव वैश्विक स्तर पर महसूस किया जाता है। अंत में सवाल यही उठता है कि आगे क्या होगा। क्या यह स्थिति और गंभीर होगी या फिर कूटनीतिक रास्तों से इसका समाधान निकलेगा? इसका जवाब भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन एक बात साफ है, भारत अब पीछे हटने वाला नहीं है। उसने जो रुख अपनाया है वह केवल वर्तमान के लिए नहीं बल्कि आने वाले वर्षों की रणनीति को भी परिभाषित करेगा। और जब तक उसकी नौसेना और उसकी रणनीतिक सोच इसी तरह मजबूत बनी रहती है, तब तक यह विश्वास बना रहेगा कि भारत न केवल अपने हितों की रक्षा कर सकता है बल्कि वैश्विक स्थिरता में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस राष्ट्रवादी मिशन का हिस्सा बने। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि आज समंदर का असली राजा कौन है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़े खुलासे और एक और बड़ी रणनीतिक खबर के साथ।